चलो अब जरा हम चुनाव पर भी बात करें। वैसे इनको अपना काम भी करना, बीच में रोक लिया मैंने। इसको जरा हटा लेते, बहुत मक्खी आ रही है, जरा पानी दे दीजिएगा। इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए, और जरा पानी, ठंडा पानी दे दीजिए। इसको हटा लेते हैं हम, बहुत मक्खी आ गई इधर। ये लीजिए। तो चूँकि अब चुनाव का मौसम है, तो यूपी में 80 सीटें हैं। कितनी घूम चुके हैं आप? 50 लोकसभा घूम चुके हैं यूपी में। जी जी 75 जिले हैं, मतलब 80 सीटें, 50 लोकसभा। हाँ, तो और पांचवें दौर का मतलब 45 तो पक्का। हाँ, तो क्या माहौल है यूपी में? देखिए सर, 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे देखने में। पहली बात तो यह है कि जब ये चुनाव अनाउंस हुआ था, उससे 2 महीने पहले तक देश में लगता था कि चुनाव क्या होगा, आप भी ये मानते होंगे। हाँ। तो पूरा मामला एक तरफा लग रहा था। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही नारा दिया, अब की बार 400 पार, और पूरा नैरेटिव सेट कर दिया। चट्टी चौराहे चाय की दुकानों पे लोग ये नहीं पूछते थे कि बीजेपी जीतेगी कि हारेगी। हाँ। लोग ये कहते थे कि यार 400 पार हो जाएगा कि नहीं। आपसे भी पूछते होंगे, हमसे भी पूछते थे। जब विपक्ष ने इसको ऐसे किया कि ये संविधान बदलेंगे, एससी और ओबीसी को उन्होंने गर्म करना शुरू किया, तो बीजेपी बैक ट्रैक पे गई। जो बीजेपी नेताओं के बयान भी वैसे है, लल्लू सिंह का बयान है और लोगों का बयान है, हेगड़े का आया, हेगड़े का, अनंत हेगड़े का आया। तो बीजेपी देखिए, गृह मंत्री को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मतलब करके इंटरव्यू में कहना उन्होंने शुरू कर दिया। हाँ। इससे बीजेपी का मामला थोड़ा, जनता में थोड़ा लड़ाई बढ़ी, और धीरे धीरे जैसे आशंका थी, धीरे धीरे आप भी ये मान रहे होंगे कि ज्यादातर सीटों पे अब आमने सामने की टक्कर है। हाँ। तीसरा फोर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यूपी में भी और दूसरी जगहों पे। थर्ड पार्टी का कोई रिलेवेंस कहीं नहीं है, मतलब बीएसपी का रेलेवेंस आपको उस तरह से यहाँ भी नहीं है। हाँ। आप देखिए, बिहार में आमने सामने की टक्कर, बंगाल में आमने सामने की टक्कर, यूपी की सारी सीटों पर आमने सामने की टक्कर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ तो थी, लेकिन जहाँ ट्रायंगुलर फाइट होती थी वहाँ भी नहीं है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, कि अब लोग मोदी सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, अगर आप इसी चाय की दुकान पर इन्हीं 20 लोगों से बात करना शुरू करें, पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं, कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, तो वो भिड़ंत हो जाए, बात हो जाए, वो अलग। बिल्कुल सामान्य लोग इस चाय की दुकान में बैठे हैं। तो अगर 3 आदमी बीजेपी के सपोर्ट में बोलता है, तो 2 आदमी अगेंस्ट बोलने वाले भी है। हो सकता है कहीं कहीं 3 अगेंस्ट बोलने वाले 2। लेकिन इस सब के बावजूद 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में मुझे काफ़ी दिखाई देती हैं। पहला, महिलाओं का प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रति रुझान। कई कारणों से रुझान है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का है, दूसरे उनके दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि अगर ये कमाएंगे, ये बनाएंगे तो किसके लिए, दोनों का परिवार नहीं, दोनों का कुछ है नहीं। और दोनों सब जो कुछ योजनाएं लगता है अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, सब जो महिलाएं बहुत बात जी, और दूसरा अनाज राशन का बड़ा इम्पैक्ट है। हाँ। ये 2 चीज़ें बीजेपी को अभी भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर खड़ा करती है। मुझे नहीं लगता कि 2014 की तरह रिजल्ट आएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 75 एनडीए का हो और 5, हाँ, 71 + 2 73 था 14 में। हाँ। हाँ, मतलब 2 परिवार जीते थे। हाँ, 5 मुलायम के और 2 गांधी के। हाँ। तो 73 तो नहीं होगी बीजेपी, मगर 65 एनडीए से कम भी मुझे लगता है, 62-63 से कम भी नहीं है। तो अभी जैसे बीजेपी की यूपी में 62 है, 2 घटक दल अपना दल है, तो 64 है अभी। उसमें पिछली बार 10 बीएसपी थी और बाकी तो आप जानते हैं। तो आपको लगता है कि जो 2019 की स्थिति बीजेपी की थी 62, उससे नीचे जा सकती है, जा या सकती वहीं है, आसपास लेकिन रहेगी? ऐसा नहीं जा सकती कि 52 हो जाए, 60 हो जाएगी, 61 हो जाएगी, हो सकता है 64 भी हो जाए। हाँ। क्योंकि देखिए सर, कुल मिला के मेरे देखने में 28-30 सीटों पर फाइट। वो फाइट ऐसी नहीं है जिसमें आप कह दें कि इंडिया गठबंधन जीतेगा कि बीजेपी जीतेगी। आप देखिए, मुरादाबाद में, रामपुर में, नगीना में, बिजनौर में, सहारनपुर में, कैराना में, मेरठ में, अब जो पक्का बीजेपी जीतेगी मथुरा, पक्का बीजेपी जीतेगी बागपत, मतलब एनडीए, पक्का बीजेपी जीतेगी लखनऊ, पक्का बनारस, बरेली, पक्का जो है गाजियाबाद, पक्का नोएडा। ये सब उसकी पक्की सीटें कम से कम
जैसे आप फर्रुखाबाद देख लीजिए, सीतापुर में तो नहीं है, सीतापुर में तो फाइट है। मिश्रिक देख लीजिए, शाहजहांपुर देख लीजिए, लखीमपुर खीरी देख लीजिए, धरहरा देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, कुशीनगर देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए। तो ये सब पक्की सीटें हैं जो भारतीय जनता, फैजाबाद लड़ाई है लेकिन जीत जाएंगे लोग उसे। तो उन सीटों पर भी, तो वो सीटें जो बीजेपी की पक्की हैं, लड़ाई जो है जिन 28-30 सीटों पे, उसमें मैं मानता हूं कि अगर आधी विपक्ष जीत जाता है, आधी बीजेपी, ऐसा मोटे तौर पर हो सकता है विपक्ष 20 जीत जाए। तो जैसे आपने बताया, और ये ऐसे ही देखिए, रिपोर्टर हैं, घूमते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी होता है। 4 तारीख को नतीजा है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है और सेफोलॉजिस्ट नहीं, एक हम लोग अपना राजनीतिक आकलन समझने की राजीव से कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा ये सीटें पक्की हैं, अगर हम ये समझें कि कौन कौन सी सीटें हैं जहां लगता है क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें, लोग 20 से 30 सीटें बोलते हैं, 25 से 35 भी कोई बोल देता है, लेकिन मान लीजिए आपके हिसाब से क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें जो बीजेपी के लिए टफ सीटें हैं। नहीं, बीजेपी के लिए टफ 15 सीटें हैं, हाँ, जहां बीजेपी का जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसमें मुलायम सिंह फैमिली के लोग जहां से लड़े हैं, हाँ। बदायूं में थोड़ा वो है, लेकिन आजमगढ़ सेफ सीट है, कन्नौज से अखिलेश यादव सेफ है, मुझे ऐसा लगता है, मैनपुरी से डिम्पल, हाँ। फिरोजाबाद से अक्षय, और तो ये 4 सीटें उनका, आजमगढ़ वो तो बता दिया हाँ, मैं। हाँ। 4 सीटों में तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है। ओके। हाँ, बदायूं वाली सीट पर फाइट है, हाँ, बदायूं वाली सीट पर फाइट हो सकती है, बीजेपी उसको जीत सकती है। हाँ। इसी तरह से रायबरेली में राहुल गांधी मुझे लगता है कि जीत जाएंगे। अब अमेठी है, इसको क्लोज फाइट आप कह सकते हैं। स्मृति ईरानी भी जीत सकती है, के एल शर्मा भी जीत सकते हैं, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप किसी से पूछिए यही बात करेंगे कि स्मृति ईरानी भी जीत सकती, अगर वो बीजेपी या कांग्रेस के कार्यकर्ता ना हो, सामान्य आदमी। हाँ। तो ये दोनों के क्लोज फाइट, जैसा मैंने बताया सीतापुर की। अभी हम जरा अमेठी पर आते हैं, चूँकि बात अमेठी पर आ गई और हम लोग हैं अमेठी में, सामने गौरीगंज स्टेशन है, अमेठी का जिला मुख्यालय, और ये पीछे किट्टू चाय दुकान है जो हम बताते ही हैं। अब सबकी दिलचस्पी है, पूरे देश में सबकी, बट अमेठी एक अलग टिपिकल केस हो गया। अगर अमेठी से राहुल गांधी होते तो राहुल गांधी 19 में लड़े थे, उसके पहले 3 बार सांसद ही थे, हार गए 19 में। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी नहीं है, किशोरी लाल आ गए जो गांधी परिवार से 40-42 साल से जुड़े रहे, तो शुरू में 2-3 दिन तो लगा, नामांकन जिस दिन हुआ 3 तारीख को, कि चुनाव तो बैठ गया, कांग्रेस के लिए वॉक ओवर है या केक वॉक है, ये सब कहा गया। लेकिन अब स्थिति क्या 5-7 दिन में आपको बदलती दिख रही है, जैसे आपका क्लोज फाइट है? देखिए सर, मेरी जानकारी तो ये है कि किशोरी लाल शर्मा को लड़ाने का और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उसमें तैयार करने का फैसला प्रियंका गांधी का था। हाँ। और प्रियंका गांधी ने ये बात कही थी कि जो सेवा, जो काम, जितना साथ किशोरी लाल शर्मा ने दिया है, हाँ। अब मौका है कि उनको वापस किया जाए। क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव कई वजहों से नहीं लड़ना चाहते थे। पहली तो वायनाड सीट को वो नहीं छोड़ना चाहते थे, दूसरी बात ये थी कि वो स्मृति ईरानी के सामने फिर नहीं लड़ना चाहते थे, तो और तीसरी बात ये थी कि 2 सीटों में एक राहुल गांधी को तय करना था। अगर वो रायबरेली नहीं लड़ते तो उत्तर प्रदेश में संदेश जाता कि तो उत्तर प्रदेश छोड़ के ही गांधी फैमिली चली गई। दूसरे, सोनिया गांधी ने लेटर लिखा था। तीसरे, प्रियंका गांधी ये चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। हाँ। तो उसमें राहुल गांधी के पास 2 बातें थी, या अमेठी लड़ो या रायबरेली लड़ो। हाँ। सेफ भी है रायबरेली, और दूसरे के एल शर्मा को लड़ा के ये लोग एक मैसेज देना चाहते थे कि के एल शर्मा से स्मृति ईरानी जीत जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन के एल शर्मा से अगर स्मृति ईरानी को हरा देंगे तो ये स्मृति ईरानी जो पिछले 5-10 वर्षों से राहुल गांधी को लगातार, यानी कि कहीं भी आप देखते हैं कि राहुल गांधी बयान देते हैं कोई, तो उसका जवाब स्मृति ईरानी देते हैं। तो ये जो स्मृति ईरानी बहुत हमलावर राहुल गांधी पर रही हैं, तो उनको जवाब देने का एक वक्त ये कार्ड भी खेल के किया जा सकता है। और इसकी जिम्मेदारी मेरी जानकारी के मुताबिक, और इसकी जिम्मेदारी भी प्रियंका गांधी ने ही ली। और आप देख रहे हैं 6 तारीख से वो लगातार कैंप कर रही हैं। तो अभी स्मृति ईरानी का बयान भी आया कि मैं प्रियंका गांधी से लड़ रही हूँ। वो के एल शर्मा का नाम भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो उनका लगे छोटा हो गया, कद छोटा हो गया। कद क्या है। हाँ। अब के एल शर्मा के चुनाव लड़ने की वजह से देखिए इंटरेस्टिंग बात अमेठी में कुछ क्या हुई। भारतीय जनता पार्टी के पहले जब सोनिया जी राजनीति में आई थी, तो उस समय संजय सिंह जब उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे पहला, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं था जिसका हेलीकॉप्टर अमेठी में न उतरा। हाँ। लेकिन अब के एल शर्मा लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का उतना कोई बड़ा चेहरा
योगी 2 बार आए मान लो, जितना नहीं, जिस लेवल पे पिछली बार प्रधानमंत्री खुद आए थे, प्रधानमंत्री ने रोड शो शायद किया था और यहाँ भाषण में बोला था, लोग आशीर्वाद पूछते स्मृति ईरानी कौन है, तो मैं बताता हूँ। और जिस तरह से तो, और जो कैंपेन 19 में पार्टी का था वो 24। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो अमेठी के राजा है संजय सिंह और उनका परिवार, वो भी देखिए स्मृति ईरानी से 5 साल में उनकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। वो यहाँ के एक मजबूत स्तंभ है। हालांकि वो चुनाव 2022 में हार गए थे, और संजय सिंह के तमाम लोगों से आप बात कर ही रहे हैं, मैं भी बात करता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि उस हार के पीछे पार्टी के अंदरूनी, माने उनका इशारा सीधे स्मृति ईरानी कि उनको हरवाया गया जानबूझकर। तो संजय सिंह इसमें पूरा इनएक्टिव है। 45 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेठी और सुल्तानपुर में चुनाव हो और संजय सिंह हारे हो चाहे जीते हो, किसी मंच पर किसी रैली में न गए हो। ये पहला चुनाव हो रहा है कि अमिता सिंह और संजय सिंह किसी भी मंच और रैली पर नहीं गए। यहाँ तक कि योगी की रैली में, जेपी नड्डा की रैली में, स्मृति ईरानी के पर्चा दाखिले में, किसी रोड शो में, किसी कभी पर कहीं बल्कि वो अमेठी में रहे भी नहीं, शायद कल वो लोग आए हैं। हाँ, वो लोग अभी आए। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर देखिए, स्मृति ईरानी हो और चाहे 80 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले लोग हों या 435 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स हों, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 कैंडिडेट्स को, जैसे मेनका गांधी सुल्तानपुर में, तो सुल्तानपुर के लोगों में उनकी एक बहुत अच्छी छवि है। सुल्तानपुर में अगर मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो वो अपने बदौलत भी चुनाव, लेकिन 435 बीजेपी के कैंडिडेट्स में मुझे लगता है 400 से ज्यादा केवल प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वोट पा रहे हैं। चाहे 8 लाख पाए चाहे 2 लाख पाए, जो भी पा रहे हैं उनकी वजह से नहीं है। आप तमाम सांसदों को देख लीजिए, लोग मतलब अब शब्दों का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई हमको मोदी को वोट देना है, इसलिए हम इनको नहीं देख रहे। कई जगह हम ग्रामीण महिलाओं से पूछते हैं यहाँ कैंडिडेट कौन है, कहते हैं मोदी। तो उनको कमल का फूल मोदी का चुनाव चिन्ह है, वो मोदी को वोट देती है। तो इसलिए कैंडिडेट्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं इस मामले में कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी के लिए भी ये बात लागू होती है। तो इसका मतलब अमेठी में आप कह रहे हो क्लोज फाइट है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। रायबरेली में आपको लगता है राहुल गांधी को एज है और जीत जाएंगे? हाँ, ये कह रहे हो आप? बिल्कुल। सुल्तानपुर में मेनका गांधी को एज है, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। तो अब आपने जो कहा, चलिए यूपी, आप और कहाँ गए, जैसे हरियाणा? देखिए सर, जो लोग यूपी में इंडिया गठबंधन को बढ़ा चढ़ा के सीटें दे रहे हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ। कल को 40 सीट आ जाए इंडिया गठबंधन की, हो सकता है मैं गलत। मेरा एक बार मध्य प्रदेश का मैंने बताया तो उसके लोग अभी तक कहते हैं कि इसका, वो ये नहीं कहते कि राजस्थान सही बताया, ये नहीं कहते तेलंगाना सही बताया, मध्य प्रदेश का गलत हो गया, झारखंड का, वो छत्तीसगढ़ का मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया क्योंकि मैं गया नहीं था चुनाव में। लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारा छत्तीसगढ़ भी गलत है। अरे तो भाई, इस देश में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जो कल बोलते हैं वही आज पलट जाते हैं। सही बात। कम से कम हम पलटे नहीं। हम अभी भी ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमको लग रहा था जैसा वैसा हमने बोला, अब ये कैसे हुआ भगवान जाने। तो इसी तरह सर, क्या पूछे थे आप? इसी तरह से अब ले, ये तो हम भी भूल गए। हाँ, कह रहे थे और कहाँ गए? हाँ, तो मैं ये कहना शुरू किया मैं था भी कि आपके उसमें खो गया। इंडिया गठबंधन में जो लोग कहते हैं ना, जो लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, 50 सीटें आ जाएंगी बीजेपी। अरे भाई, 50 सीटें आ जाएंगी चाहे 40 सीटें आ जाएंगी, मैं ये समझता हूँ कि जो हार जीत का अंतर था, जो 3-3, 2-2, 2.5 लाख से बीजेपी जीतती थी, वो अंतर कम होकर 50,000, 20,000, 70,000 हो सकता है। मगर वो सीट इंडिया गठबंधन या विपक्षी दल जीत जाए, इसकी संभावना 15-20 से ज्यादा मुझे यूपी में दिखाई नहीं देती। मैं जिन राज्यों में गया, ज्यादातर में, जैसे सबसे तगड़ा झटका अगर मुझे लगता है बीजेपी को कहीं होगा लोकसभा में, मेरे देखने में, वो कर्नाटक और हरियाणा। इन 2 राज्यों में बीजेपी को जितनी थी उसका आधा हो सकता है, आधे से भी कम हो सकता है, क्योंकि वो रमन्ना का केस से 14 सीटों पे जो चुनाव पड़े तो उसका असर पड़ा था। और ये जो गवर्नमेंट कर्नाटक की कांग्रेस की रही, और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का मतभेद अभी सतह पे नहीं आया, और भी तमाम बातें हैं, उससे कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा 25 सीट है शायद बीजेपी की, मतलब वहाँ कह रहे हो काफी, वहाँ आधा हो सकती है, आधे से कम भी हो सकती है, बहुत अहम है। देखिए, और हरियाणा में 10 है, 10 की 10 थी, हरियाणा में 6 भी हो सकती है बीजेपी की, 5 भी हो सकती है, 7 तो यहाँ भी लूज कर रही है। कर्नाटक आपने कहा, और 400 पार का नारा है, 303 सीटें अभी है।
यूपी का इन्होंने कहा कि बढ़ेगी नहीं, कुछ कमी हो सकती है। अब बात आती है कि राजस्थान घूमे आप? मैं गया था शुरू में सर, लेकिन इधर बाद में गया नहीं। तो अब राजस्थान में जैसे लेकिन मैं पिछली बार जानता हूं 25 कि में राजस्थान- 24 सीटें बीजेपी जीत गई, हनुमान बेनीवाल भी पार्टनर ही था, तो मान लो 25 के सब 25 जीती जीत थी, गया। इस बार सब नहीं है। और इंटरेस्टिंग है 2014 में भी सब जीत गई थी बीजेपी, हाँ। जो पहला चुनाव था राजस्थान में 25 की 25। तो इस बार लगता है राजस्थान में कम होगा। महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र गए, वहाँ क्या वहाँ भी देखा? कम होगी। एनडीए 41 नहीं आ सकती। हाँ 23 सीट अगर मुझे याद है, बीजेपी की 23 सीटें हैं शायद, 18 शिवसेना 23 है बीजेपी। 41 थी एनडीए की। हाँ, 23 तो आप 18 एनडीए की बात कीजिए, 41 नहीं, एनडीए मैं की नहीं। बीजेपी बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या अपने दम पर मेजोरिटी, इसलिए मैं बार बार बीजेपी करता हूँ। 303 बीजेपी है, बीजेपी अकेले कहाँ जाती है इस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। तो वहाँ भी आपको महाराष्ट्र में अगर 23 है आज, तो लगता है कम होगी सीट महाराष्ट्र। मुझे लगता है, और देखिए बीजेपी उड़ीसा में, तेलंगाना में उसकी जो उम्मीदें, भरपाई कहीं से लगता है आंध्रा में, उड़ीसा में, आंध्रा में वो टीडीपी के साथ गठबंधन किया है, तो निश्चित तौर पर वो पहले से अब अच्छा कर पाएंगे। तेलंगाना में भी उनको उम्मीद है, उड़ीसा में उनको बहुत उम्मीद है, हाँ। बंगाल में उम्मीद है। वैसे लोग बंगाल में बहुत ज़्यादा फायदा की उम्मीद नहीं है। तो कुछ 4-5 स्टेट जिन पर आपकी हमारी नज़र नहीं है, हाँ। उस पर बीजेपी ने अपना काम किया है, और वो जानते हैं कि जहाँ नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई कहाँ से होगी। लेकिन ये है कि तब भी ओवरऑल देखने में चाय एक राउंड और चलेगी क्या? ना, चाय पी सकते हैं। लस्सी वैसे बहुत अच्छा है, नहीं, एक मैं बार लस्सी तो मेरे नहीं कहने पे लस्सी पी नहीं नहीं सर, मैं तो लस्सी- मैं एक और पी लूंगा फिर। आप लस्सी पीजिए। नहीं, एक और हम पी लेंगे अगर आप पी लोगे। नहीं, मैं चाय एक पीऊंगा। बार पी के देखो, नहीं, कसम खाई है, नहीं, मैं लस्सी नहीं पीता। किसी से वादा किया है नहीं नहीं पीने। नहीं नहीं, मैं अरे लस्सी- इनको एक चाय पिलाओ किट्टू जी। हाँ, बिना मैं तो- चीनी की। बिना चीनी के। चलो हाँ, लस्सी अब 2 पी लूंगा तो कोई भी कहेगा यार इतना लस्सी पीता है आदमी। हाँ हाँ सॉरी। हाँ तो बताइए। हाँ, तो हम लोग वही, किन राज्यों में आपको लगता है कि बीजेपी का जो भरपाई करने वाले राज्य हैं, जहाँ लगता है बीजेपी काम कर रही है, जो आपने मैंने तेलंगाना, कहा आंध्रा, ऐसे साउथ बोले। में उनको कुछ उम्मीद है, तेलंगाना से है, आंध्रा से है, उड़ीसा से उनको बहुत उम्मीद है। हाँ। और इन राज्यों में अब देखिए सबकी अपनी अपनी गणित गुणा भाग है। आजकल नतीजा जो है हाँ कहाँ से शुरू होता है, कहाँ निकलता है, कुछ समझ में बात आती नहीं है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था, आप भी गए थे, वहाँ मिले थे। वहाँ हम लोग को कितने लोग मिले, बोले बीजेपी की सरकार इतनी आ रही, उतनी आ 200 पार करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया ममता बनर्जी। 200 पार। 217 या 16 हो गई थी शायद। बताइए, 211 का नंबर पार कर गया। हाँ। यही दिल्ली में पन्ना प्रमुख का क्या क्या इतना कहानी बनी। हाँ। शाहीन बाग था, करंट लगेगा, ये सब हुआ। हमको तो 62 लग रहा सीटें था आ कि गई। बीजेपी कम से कम दिल्ली में 20 सीटें पाएगी, हाँ। जिस हिसाब से। लेकिन चुनाव चढ़ता गया, पता चला वही हाल हो गया। तो कहाँ समझ में ऐसे इतना आसानी से कहाँ आता है सर। हम कर्नाटक भी गए, हम जानते थे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन इतना बनेगी। तेलंगाना आप नहीं गए थे, मैं गया था। तेलंगाना में मुझे लग गया कि बीआरएस नहीं आ रही है, हाँ। मगर कांग्रेस इतना ज़्यादा पा जाएगी। हालांकि मैं उस वीडियो में बोला था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन इतना ज़्यादा पा जाएगी। बीजेपी मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा पा जाएगी। 160 पार, ये कोई बीजेपी का नेता भी नहीं कहता था। हम लोग बिल्कुल। जयपुर में कहीं ठहरे थे, उसी होटल में बहुत सारे बीजेपी लीडर्स थे जो प्रचार के लिए आए थे। वो सब बोलते थे कि भाई साहब लगता है हम लोग 115 तो पार कर जाएंगे, मतलब बहुमत हम पा लेंगे, ऐसी बात करते थे। 120-25 पे हाँ, वहाँ उससे ज्यादा। कांग्रेस कभी 150 नहीं पा रही थी। कांग्रेस तो 115, 18, 20, 22, 25 सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती थी, इतना ही था। हाँ। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी हाँ, शिवराज सिंह लेकिन चौहान। शिवराज सिंह मतलब बीजेपी 160 पार कर जाएगी, ये तो कोई बीजेपी नहीं। नेता नहीं कहता था। कोई नहीं। और अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो इतने लोगों को भेज के जो पैनिक हुआ नहीं होता। ठीक है, मत। अब एक बात जो, चूंकि आप इतना घूमते हो, बहुत ज़रूरी सवाल रह गया कि आपको क्या लगता है ये चुनाव जो इतना इशू बनाया जाता है, महंगाई, बेरोजगारी, मोदी जी फिर उसमें राम मंदिर, मंगलसूत्र, मटन, मछली और मुसलमान और बहुत सारी चीज़ें वो बोल दे रहे हैं। भैंस, 2 भैंस है तो भैंस कांग्रेस खोल ले जाएगी, मंगलसूत्र ले जाएगी, एक्सरे लगाकर आपके घर में आपका जेवर खोज लेगी, 2 बाइक है तो 1 बाइक ले लेगी। इस तरह के नैरेटिव को लगातार बनाया जा रहा है और सारे नेता, बल्कि अमेठी में स्मृति ईरानी के भाषण देख रहा हूँ जो ट्विटर पर आ रहे हैं, उसमें भाषण में वो राम ये सब तो कहती हैं जो मोदी जी कह रहे हैं, साथ में कहती हैं आप चाहोगे कि आपके पड़ोस में कोई मंदिर है उस पर ताला लग जाए, आप चाहोगे कि राम मंदिर वाला फैसला पलट जाए, जो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर बन गया, कौन फैसला पलटा रहा है। लेकिन ये सब
प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राम मंदिर पर ये लोग बाबरी ताला लगा देंगे, तो बहुत तरह की का खेल होने की कोशिश हो रही है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ और ख़त्म भी करूँगा, चूँकि इनको खुद अपना शो भी करना है, मेरे चक्कर में फंस गए हैं, कि किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, कौन सा मुद्दा बीजेपी के पक्ष में है, कौन सा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है। अब इधर आइए, इन पर कैमरा लाइए, राजीव पर। हाँ, देखिए सर, जो बात आपने कही, जब चुनाव होते हैं, जंग होती है और मोहब्बत होती है, हर चीज जायज तो हो, उसमें सब जायज होता है। आप 4 तारीख को जब बैठेंगे, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। हाँ, तो 4 तारीख को जब आप बैठेंगे समीक्षा करने नतीजों की, और प्रधानमंत्री मोदी को 300 से ज़्यादा सीटें अगर मिलती हैं, तो आप क्या, तब आप ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने मंगलसूत्र कहा था, उन्होंने ये कहा था, वो कहा था। आप कहेंगे कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार 300 से पार, और मोदी के ऊपर और इस देश में लगातार 3 बार इतनी बहुमत पाने वाला नेता, इधर आज़ादी के बाद या इतने दिन प्रधानमंत्री रहने वाला नेता, तो इसकी चर्चा होने लगेगी। तब तो आप इसकी, हाँ, अगर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी या 250 के नीचे सिमट जाती है, तब आप कहेंगे कि इतनी सीटें जो थीं वो सब ये मंगलसूत्र बैकफायर कर गया, और ये 400 का नारा बैकफायर कर गया, या तो महंगाई नतीजे बेरोजगार, जैसे आएंगे उस उसके हिसाब से क्या क्या हो जाता है। दूसरी बात यह है सर कि ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है, वो चुनाव बीजेपी जो निगेटिव नैरेटिव से ज़्यादा जीतती है। मेरा ये कहना है कि अब जैसे ज़्यादातर लोग जो बीजेपी के पक्ष में, उनसे आप बात करेंगे तो कहेंगे कि बीजेपी को न दें तो किसको दें। अब इनको दें कि फिर वही यादव मुसलमानों का हम देखें। एक मैसेज ये दिया गया है कि अपोजिशन में जो बीजेपी के है वो यादव है, वो मुसलमान है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, मोदी विरोधी है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। जैसे मालूम होता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद बीजेपी में जो है वही कर रहा है, तो इस तरह का वो नैरेटिव सेट करते हैं और इससे उनको फायदा होता है। देखिए, हमको किसी ने एक दिन कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला मुलायम सिंह यादव को अब समझ में आ रहा है कि क्या है राम भक्तों की ताकत। मैंने कहा, मुलायम सिंह यादव 80 पार होकर के राजनीति के शीर्ष पर रह के 3 बार खुद मुख्यमंत्री, 1 बार अपने बेटे को मुख्यमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, और राष्ट्रीय और स्तर पर जब से राजनीति में आया तब से प्रासंगिक बने रहे। गोली चलवाने के बावजूद कल्याण सिंह को अपने मंच पे ले आके बैठा दिया, तो मरने के बाद पद्म भूषण पा गए, सरकार ने सम्मानित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की चुनावी जनसभा में मुलायम सिंह के ऊपर भाषण से अलग 5 मिनट श्रद्धांजलि दी, जो मुझे लगता है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपोजिशन के नेता को सार्वजनिक तौर पर ऐसी इज्जत नहीं बख्शी होगी। तो आप बताइए, अपने जीते जी रहते मुलायम सिंह को राम भक्तों पर गोली चलवाने की कौन सी सियासी सजा मिली? उनको सियासी फायदा हुआ उसका। सियासत है ना। अब राम मंदिर बनवा के किसी को फायदा हो रहा है, किसी को राम भक्तों पर मंदिर वो ढांचा बचाने के लिए, जिसको तब विवादित ढांचा, आज तब उसको बचाने के लिए किसी को गोली चलवा के सियासी फायदा हुआ। उन्होंने तो सियासी फायदा उनको हुआ ना, आप मानेंगे। 3 बार उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने, और जो 2003 में मुख्यमंत्री बने उसमें तो बीजेपी की भूमिका बहुत थी। उसका नुकसान अभी उनको कहाँ हुआ? हाँ, अखिलेश यादव को आप घेरना चाहें तो वो अलग बात है, उसके बारे में कहा जाए तो बीजेपी की ताकत सर ये है कि वो 2014 से 24 में क्या हुआ ये तो चर्चा करते हैं, लेकिन वो चर्चा शुरुआती दौर में होती है। आगे की चर्चा ये होती है कि 2012 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, 74 में क्या हुआ, 47 में क्या हुआ। अब जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, मुझे बड़ी हैरत होती है कि नीतीश कुमार 20 साल तक शासन में हम लोग के देखते देखते वहाँ 25-30 साल से नीचे का जो लड़का है वो जब से होश संभाला नीतीश कुमार को ही सीएम देख रहा है, और फिर वो कहते हैं वो जंगल राज याद है ना। अरे वो 30 साल वाले लड़के को क्या जंगल राज, 20 साल से तो आप हो। बिहार अगर बदहाल है या विकसित है या अभी भी पलायन हो रहा है या वहाँ बीए की डिग्री 5 साल में मिल रही है तो उसका एक आदमी जिम्मेदार है, नीतीश कुमार। लेकिन 30 साल से नीचे वाले लड़के को आप कह रहे हैं जब से आप खुद ही हैं वहाँ पर अब मुख्यमंत्री 20 साल से। देखिए नारे लग रहे हैं जय श्री राम के।
कि जय श्री राम का नारा जो है इनका वार क्राई हो गया है एकदम। चुनाव में कुछ ना हो तो जैसे कभी किसी से बात करता हूँ, महंगाई मुद्दा, एक लड़का मिल गया था कन्नौज में मुझे, महंगाई मुद्दा है नहीं, महंगाई है लेकिन जय श्री राम, बेरोजगारी है लेकिन जय श्री राम, सब कुछ मुश्किल है लेकिन जय श्री राम। तो जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं ये ढकने के लिए यूट्यूब वाले हैं, वो अपना वीडियो बना रहे हैं, तो ये लोग पहुंच करके हाँ, लेकिन ये ढकने का भी है। ढकने का नहीं है सर, हाँ। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ गाड़ी में जो झंडे का स्टैंड होता है वो वही रहता है, सरकार बदली झंडा बदला। अभी जिन गाड़ियों पर आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा देख रहे हैं, अगर 5 साल बाद बसपा की सरकार बनेगी वो स्टैंड वही रहेगा, गाड़ी के नंबर वही रहेगा, वो भाजपा वाला चला जाएगा और फिर वो कमल का फूल चला जाएगा, हाथी लग जाएगा, फिर साइकिल वाला लग जाएगा, गाड़ी वही रहेगी, पार्टी बदल जाएगी। इसी तरह से वो लोग जो थानों में, कचहरी में या मोटरसाइकिल पर 3 लड़के घूम रहे हैं, समझ, जिनको मैं मानता हूँ ऐसा, जिनको कोई काम धाम नहीं है, जिनकी कोई व्यस्तता नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यूपी में तो है ही। तो जब मायावती की सरकार आती है तो वो नीला गमछा पहनते हैं और वो थानों में, नायब तहसीलदार के यहाँ, ARTO ऑफिस में, ऐसी चाय की दुकानों पर या सार्वजनिक जगहों पर वो नीला गमछा पहनते हैं और वो जय भीम बोलते हैं, जब मायावती की सरकार होती है। अब जब सपा की सरकार आती है तो ऐसे लोग लाल और हरा गमछा पहनते हैं, और जहाँ भी इस जय अखिलेश, वो जय अखिलेश में चलने लगते हैं समाजवाद। नहीं, ऐसे कुछ लोग ऐसे फ्लोटिंग हो गए, कुछ लोग, सब तो नहीं हो, सबका अपना काडर भी है। मैं कह रहा हूँ खाली लोग जो घूमते फिरते हैं थानों कचहरी यहाँ वहाँ आते जाते हैं, उनकी यही पहचान है। और ऐसे ही लोग जब भाजपा की सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही आदमी, कुछ लोग ऐसे फ्लोटिंग होंगे, हाँ, वो एक ही आदमी नहीं, इस तरह के आदमी, उस पार्टी विशेष के समर्थक आदमी, तो उस समय वो जय भीम का नारा लगाते हैं, वैसे लोग जय जय अखिलेश का करते हैं, और आजकल वही जय श्री राम का कर रहे हैं। चलिए, तो अब इनका चाय पीजिए आप। ये देखिए फिर चाय आ गई, देखिए मोहब्बत वाली, इधर दिखाइए, ये खास अंदाज है भाई ये। और ये देखो किट्टू जो है पैकेजिंग भी करता है, चाय इसमें है, नीचे ये है, और नीचे कप जैसा है। कितने की? ये 35 रुपए की चाय है। हाँ, तो 10 रुपए का कुल्हड़ ही है इसमें। हाँ, 10 रुपए की कुल्हड़ है। अब 35 रुपए में ये मिलती है। ये चाय शायद 20 रुपए की है। कितने की चाय भैया? ये 35 की है, मैं जानता हूँ, मैं 10 बार पी चुका हूँ। नहीं, मैं नहीं पीऊँगा चाय अभी, क्योंकि मैं 2 चाय पी चुका हूँ। मैं लस्सी मुझे पीने की तलब है, लेकिन लस्सी भी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। नहीं किट्टू जी, ज़्यादा हो जाएगा, शुगर भी ज़्यादा होता है। ये चाय हमारे सहयोगी उपेंद्र पियेंगे। आइए उपेंद्र जी, ये हमारे सहयोगी हैं उपेंद्र जी, जो हमारे यूनिवर्सिटी के जूनियर भी हैं। हाँ, प्रयागराज के हमारे साथ लगातार। ये नहीं सर, अभी यूनिवर्सिटी हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है। तो ये हमारे साथ बहुत खास हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड सब है। हमारा संताप प्रताप सब चलते हैं ये। अरे आपके साथ काम करना बड़ा कठिन काम, दुरूह काम नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। माहौल क्या है वाले राजीव रंजन से, इनके चैनल को देखते रहिए। इनका एक अलग से भी चैनल है, माहौल क्या है। हाँ सर, उसको भी ऐसे टाइम पास के लिए कभी कभी कुछ मन करता आप ही जैसा हमको भी कुछ डालने का, तो वो टीवी चैनल पे कितनी बार आप कितना कंटेंट डाल सकते हैं। मेरा प्रोग्राम खुद ही 3 बार चलता है। सही बात। तो खत्म करते हैं किट्टू की चाय की दुकान से, नमस्कार। बंद किया जाए, बहुत लंबा हो गया, बंद किया जाए। वह कितना देर का हो गया यार।